हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। आज हमें जो मैंने आपको बताया था कल कि बुद्ध काल के या महाजनपद काल के जो 10 गणतंत्र थे, उनमें से हमने 4 गणतंत्र पढ़ लिए थे। आज हम बाकी के 6 गणतंत्र को पूरा कर लेंगे। ठीक है, वीडियो मैंने पहले ही बताया था आपसे कि मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप उसे जल्दी से नोट कर लें, है ना। आप उसको आप एक ही चैप्टर मान के नोट करेंगे। जैसे मैंने 4 आज पढ़ाए, जो मतलब 4 कल पढ़ाए थे, 6 आज पढ़ाऊंगा, तो आप 10 के 10 को आप एक ही क्लास मानेंगे। ठीक है, तो जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो वही 3 घंटे 3.5 घंटे की वीडियो जाती है, तो वहाँ पर एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। लेकिन ऑनलाइन में 3 घंटे की वीडियो बनाने का मतलब बच्चों नहीं देखी जाने की और ना ही वो नोट होने की, इसलिए वीडियो को कम बना रहा हूँ, 15 से 20 मिनट की, जिससे कि आप उसे फटाफट से नोट करें और टाइम भी आपका ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है, और नोट करके उसका रिवीजन करें अच्छे से। चलो, आज हम देखते हैं कि जो बुद्ध काल के बाकी के जो 6 गणतंत्र थे उनके बारे में, है ना। ये रजिस्टर दे देना भाई, और मार्कर हैगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये रख दो वहाँ पर। अब सुनना, मैंने आपको लास्ट यहाँ बता दिया था केशपुत के कलाम। तो केशपुत के कलाम वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पांचाल जनपद के केशियों के साथ था। मतलब कि जो पांचाल जनपद था, उस पांचाल जनपद के केशियों के साथ इनका संबंध था, किनका? कलामों का। ठीक है, इसलिए बोला केशपुत के कलाम। आचार्य अलार कलाम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य अलार कलाम इसी के थे, है ना। जो आचार्य अलार कलाम थे इसी राज्य से संबंधित थे, यानी केशपुत से ही संबंधित थे। और ये कहता है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी। अब आपके सामने ये क्वेश्चन बन जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की दीक्षा किससे प्राप्त की थी, तो आप बताएंगे अलार कलाम से। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अलार कलाम जो थे वो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु भी थे। पेपर में आएगा महात्मा बुद्ध के पहले गुरु, तो आप बता देंगे अलार कलाम। क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की दीक्षा किससे ली थी, तो अलार कलाम से ली थी। और अलार कलाम का संबंध केशपुत के साथ था। समझ में आ गया? तो ये हो गया चौथा गणतंत्र। अब हम देखते हैं इसका 5वां गणतंत्र। जो 5वां गणतंत्र है वो है रामग्राम के कौलिय। रामग्राम के कौलिय यानी जगह है रामग्राम, और जो वहाँ के वंश हैं, जो वहाँ के राजा हैं, वो है कौलिय, ऐसे समझेंगे। ठीक है, आप पहले ये देखें, क्या ये आपको बिल्कुल ठीक और स्पष्ट दिख रहा है, मतलब क्लियर दिख रहा है ना। कोई धुंधला तो नहीं दिख रहा, सही दिख रहा है और पूरा दिख रहा है यहाँ तक का। ठीक है, अब आप सुनो, रामग्राम के कौलिय यानी रामग्राम जगह है, उस रामग्राम में कौन थे? कोलिय थे। तो ये भी गणतंत्र था वहाँ का। रामग्राम कोलियों की राजधानी थी, जो रामग्राम थी वो कोलियों की राजधानी थी। रामग्राम की पहचान रामगढ़ ताल से की गई है। जो राम ग्राम है इसकी पहचान किससे की है? रामगढ़ से की गई है। और रामगढ़ ताल जो है आज के गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, जो गोरखपुर जिले में है। यानी कि जो, अब देखो मैंने आपको ये भी बताया जो गणतंत्र थे किस किस जगह पे थे। इससे फायदा क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता चलता है यार ये स्थान कहाँ था। तो रामग्राम आज का गोरखपुर में पड़ता था, यानी कि आज का जो गोरखपुर जिला है उसी गोरखपुर में क्या पड़ता था? रामग्राम पड़ता था। ठीक है, कौलिय गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। ये अपने पुलिस प्रशासन के लिए, यानी कि अपनी सेना के लिए प्रसिद्ध थे, जो कौलिय लोग थे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये अपनी पुलिस, एग्जाम में आएगा कि किस गणतंत्र में पुलिस प्रशासन सबसे अच्छी थी, तो आप बताएंगे रामग्राम में, है ना। और कौलिय किस वंश के थे? रामग्राम कुल के थे, ऐसे बता देंगे। रामग्राम स्थान के थे, प्रसिद्ध थे। कुशीनगर के मल, उसके बाद आता है कुशीनगर के। तो रामग्राम इतना हो गया, ये हो गया आपका 5वां। छठा है कुशीनगर के मल। तो वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल का वंशज कहा गया है। यानी कि जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उस रामायण में ये बताया गया है जो मल है ना, मल, वो लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल का वंशज हैं। मतलब कि जो लक्ष्मण के पुत्र थे चंद्रकेतु मल, उसके वंशजों के रूप में बताया गया है। किसको? मल्लों को बताया गया है। सही है, तो कुशीनगर के मल। उसके बाद आ गए पावा के मल। एक पावा है जगह और एक कुशीनगर है जगह, इन दोनों के बारे में मैं अभी लिखवाऊंगा अच्छे से। तो ये हो गया 5वां, ये हो गया 6ठा और ये हो गया 7वां, पावा के मल। अब पावा के मल कौन थे? पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित है। पडरौना नामक स्थान था, ये पडरौना नामक स्थान था। इसमें मैं तुम्हें कुछ अलग से भी लिखवा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाएंगे।
यही है, पडरौना नामक स्थान था। और मल्ल लोग जो थे वो सैनिक प्रवृत्ति के थे। जो यहाँ के मल्ल थे यानी पावा के जो मल्ल थे वो सैनिक प्रवृत्ति के थे। पावा के मल्ल अलग हो गए और कुशीनगर के मल्ल अलग हो गए। तो एक कुशीनगर हो गया और एक हो गया पावा। तो ये हो गया था 5वां, ये 6ठा और ये 7वां। अब हमारे 3 बचे हैं। फिर है सिर्फ मल्ल। मल्ल मैंने इसमें अलग से लिखा है नहीं, इसको नहीं, मल्ल को इसमें बाद में बताऊंगा। पहले पिपलीवन और वैशाली, ये और एक और था। बस 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, इसे मल्ल को अभी रुक जाएंगे। हाँ ये देखेंगे, पहले इसको देखें। अब है पिपलीवन के मौर्य। ये गणतंत्र की जगह है। जो 10 गणतंत्र मैं आपको बता रहा था, ये उन्हीं गणतंत्र के नाम हैं सारे के सारे। देखो सही दिख रहा है क्या? सही दिख रहा है? देखो सही दिख रहा है। चलो सुनो, अब है पिपलीवन के मौर्य। जो मौर्य थे वो पिपलीवन के बताए जाते हैं। ऐसी किंवदंती, किंवदंती मतलब कि इस तरीके से बताया जाता है कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्य कहा गया। मोरों के प्रदेश में रहते थे तो इन्हें क्या कहा गया? मौर्य कहा गया। साथ ही मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। जो मौर्य है इसी से बना है, मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। तो जो पिपलीवन है, इस पिपलीवन के थे मौर्य, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ऐसा कहा जाता है कि वो इसी वंश से संबंधित थे, है ना। जो मौर्य वंश हम आगे पढ़ेंगे अब उसमें तो बताया जाता है कि वो इसी वंश से संबंधित थे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि मोरों के प्रदेश के निवासी थे ये जो मौर्य हैं, और वहाँ रहने के कारण इन्हें मौर्य कहा गया। और जो मौर्य शब्द है वो इसी मौर्य से निकला है, और कहा जाता है कि जो मौर्य यानी चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो इसी वंशज के थे। बस इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए यार, कि इतना हमें पता है कि इसका स्टार्टिंग वहाँ से हुई है। तो ज़्यादा गहराई में जाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो आप इतना ध्यान रखिए भाई, मौर्य शब्द की उत्पत्ति मौर्य से, ये कहाँ के? पिपलीवन के। तो ऐसे ध्यान रख लेंगे इस चीज़ को, है ना। फिर वैशाली के लिच्छवी, जो लिच्छवी थे वो वैशाली के थे। तो यहाँ देखिए, यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली राज्य था। यानी जो वैशाली था वो महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली क्या था? राज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सबसे प्रमुख था। मैंने बताया ना, वज्जी में और मल्ल में। याद करो कल की जो बात है, मैंने कि 8 जो 10 गणतंत्र थे उसमें से वज्जी में और मल्ल में बताया था आप लोगों को। जिस तरीके से ये लिखवाया भी था मैंने आप लोगों को कि वज्जी और मल्ल, याद भी है नहीं है ना। ये सब कल बातें बताई थी, तो उसको वहाँ से देख लेंगे कल वाली क्लास में से, ठीक है। तो यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सबसे प्रमुख था। इनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। लिच्छवी का राजा चेटक था। चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। अब ये सारे पॉइंट जरा आप समझें ध्यान से, इन सब बातों पे अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह से आगे की रूपरेखा बनी। पहला क्वेश्चन देखो, यह पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं और बाकी बातें बताता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे। ले लिया बच्चे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट? अब बहुत ध्यान से समझ लो। यहाँ पर जो वैशाली के लिच्छवी के बारे में समझो। जगह थी वैशाली और यहाँ के लोग थे जो लिच्छवी थे, है ना। जो लिच्छवी लोग थे यहाँ के, उनके बारे में बताया है। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। पहला पॉइंट तो ध्यान रखेंगे वैशाली के बारे में कि बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था वैशाली। ठीक, उसके बाद शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सबसे प्रमुख था। अब मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था बच्चों कि जो 10 गणतंत्र हैं उन 10 गणतंत्र में से 8 वज्जी संघ में थे और 2 मल्ल संघ में थे। ठीक है, तो जो वज्जी संघ है उस वज्जी संघ का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? लिच्छवी था। ये आपको ध्यान रखना है। सही, तो ये बात क्लियर हो गई वज्जी संघ वाली। उसके बाद इनकी राजधानी वैशाली थी। अब जो इनकी लिच्छवी जो थे, लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। पेपर में आता है तो आप वैशाली लगाएंगे कि लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। फिर जो वैशाली जगह पड़ती है वो मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित है। यानी जो वैशाली है वो मुजफ्फरपुर जो जिला है उसके बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी।
ठीक है, ये ध्यान रखें, मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पे ये थी। उसके बाद लिच्छवी का राजा था चेटक, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को, बिंबिसार पढ़ाऊंगा मैं, तो वहां बताऊंगा कि उसकी जिक्र होगा। तो जैसे ही वहां पे चेटक का जिक्र होगा और लिच्छवी का जिक्र होगा तो ध्यान करेंगे आप लोग कि यार लिच्छवी तो भैया ने हमें किसके अंदर पढ़ाया था, हमें पढ़ाया था वैशाली के अंतर्गत एक गणतंत्र पढ़ाया था और ये वज्जी संघ के अंतर्गत आता था। तो अगर ऐसी सिक्वेंस रहेगी तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। चेटक था, और चेटक की पुत्री यानी कि जो ये लिच्छवी का राजा कौन था, चेटक, और इस चेटक की जो पुत्री थी वो थी चेलना, और इसका विवाह मगध नरेश, ये पुत्री चेटक, एक मिनट रुक जाएंगे, इसने कुछ मिस्टेक तो नहीं लिखी इसमें, पुत्री, हाँ ठीक है। तो इसकी जो पुत्री थी कौन, चेलना, इसका विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। मगध का राजा था बिंबिसार, उस बिंबिसार का विवाह चेलना के साथ हुआ था, और ये चेलना इस चेटक की पुत्री थी, और चेटक लिच्छवी का था, और लिच्छवी वैशाली के रहने वाले थे। ऐसे आपको ध्यान रखना है, मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। और महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी, यानी कि ये जो ये था क्या बोलते हैं चेटक, इसकी जो बहन थी वो थी त्रिशला, और महावीर जो स्वामी थे उनकी माता का नाम त्रिशला ही था। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ये हो गए आपके 9 गणतंत्र, और एक गणतंत्र बचा अब आपका लास्ट का, वो था मिथिला के विदय। कौन थे, मिथिला के विदय। ये नोट नहीं करा है, मैंने दिया था लेकिन ये नोट नहीं हुआ, आप इसको लिख लेंगे। लास्ट है मिथिला के विदय, मिथिला जगह है, मिथिला के विदय, इसको आप लिख लें, मिथिला के विदय, इसमें लिख लेंगे। यहाँ के राजा जनक, मिथिला के विदय में यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। इनकी राजधानी मिथिला, यानी जो विदय थे वो मिथिला के थे, और यहाँ का जो राजा था वो था जनक, है ना, और इनकी जो पहचान की जाती है वो आज जनकपुर से की जाती है। ठीक है ना, इस वाली बात को और जो मतलब इसकी ज़्यादा डिटेलिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखें मिथिला के विदय, ये भी क्या था, एक गणतंत्र था। तो यहाँ पर हमारे 10 के 10 गणतंत्र हो गए। अगर आप ध्यान से यहाँ से देखें तो मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं। सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये देखो एक बार फटाफट से जो मैंने पढ़ाए हैं 10 के 10 गणतंत्र वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो बुद्ध के समय के 10 गणतंत्र यही बताए थे, सही दिख रहा है ये सबको साफ। तो पहले थे कपिलवस्तु के शाक्य, पहला गणतंत्र कपिलवस्तु के शाक्य, जगह थी कपिलवस्तु और वहां के लोग कौन थे, शाक्य। दूसरा था सुमसुमारा, दूसरा गणतंत्र सुमसुमारा। तीसरा बता था अलकप के बुली, अलकप। चौथा केशपुत के कलाम, चौथा। पांचवा रामग्राम, छठा कुशीनगर, सातवां पावा, आठवां पिपलीवन, नौवां वैशाली, और 10वां मिथिला के विदय। तो मिथिला के विदय और इनकी राजधानी क्या थी, मिथिला थी, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है ना, इनकी राजधानी क्या थी, मिथिला थी। वर्तमान, ये लिख लिया आप लोगों ने ना पूरा, ठीक से, एक बार दोबारा बोलता हूँ। मिथिला के विदय में दोबारा लिख लेना, यहाँ के राजा जनक, कौन थे, जनक, ठीक है, अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। ठीक है, यहाँ तक का आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोग एक बार ना कुशीनगर और जो मल्ल था इसके बारे में समझ लेंगे और इसे लिख लेंगे ढंग से। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर देता है कई बार, इसलिए मैंने कुशीनगर को और जो पावा है उसको अलग से आपको लिखवाने की सोचा था। तो आप इसको लिख लेंगे, है ना, हेडिंग डालेंगे मल्ल, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे मल्ल। ये यहाँ पर हैगा वैसे तो, ये रहा मल्ल, यहाँ है, इसमें सही लिखा हुआ सब चीज़ें, हाँ ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है पूरा, यही बता देते हैं हम आप लोगों को, यही देख लो, यही लिखवाया हुआ है मैंने, यही देख लो। अब देखो मल्ल, कुशीनगर कौमा देवरिया आदि जिलों के आसपास का क्षेत्र था। जो मल्ल था वो कुशीनगर और देवरिया के आसपास का क्षेत्र था। कुशीनगर और देवरिया दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य के जिले हैं।
कुशीनगर पहले देवरिया का ही भाग था। 13 मई 1994 को कुशीनगर को एक अलग जिला बना दिया गया। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो कुशीनगर यानी जो मल है कुशीनगर देवरिया आदि जिले के आसपास का क्षेत्र था। यानी मल जो क्षेत्र था किसका था? कुशीनगर, और जो आज का देवरिया है उसका ही क्षेत्र था मल। फिर कुशीनगर और देवरिया दोनों उत्तर प्रदेश राज्य में ही है ना, दोनों उत्तर प्रदेश राज्य के ही जिले हैं। कुशीनगर पहले देवरिया का भाग था, लेकिन 13 मई 1994 को कुशीनगर को एक अलग जिला बना दिया गया। तो ये जो मल अगर आता है तो कुशीनगर और देवरिया दोनों के आसपास के क्षेत्र को ही मल कहते थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और देवरिया से हटकर कुशीनगर को 1994 में एक अलग जिला बना दिया गया। दोनों ही क्या पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया ये वाला? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का आ गया। अब आप लोगों को ये लगेगा कि ये मल के बारे में क्यों बताया जा रहा है। अब ध्यान से समझना मल के बारे में क्यों बताया जा रहा है, पहले ध्यान से चीज को देखना। देखो, एक है कुशीनगर के मल और एक है पावा के मल। अब वो सब गणतंत्र सारे के सारे हो गए। मल का कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कर लो। मल का कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होने की। कुशीनगर के मल यानी कि कुशीनगर के जो रहने वाले लोग थे, मतलब कि वहाँ के लोगों को भी मल कहा गया। और पावा के मल यानी कि जो ये क्षेत्र था मल, वहाँ पे रहने वाले लोगों को मल ही कहा जाएगा। तो एक हो गया कुशीनगर और एक हो गया पावा। अब आपको कंफ्यूजन होगा, यार ये कुशीनगर के मल कौन और पावा के मल कौन? तो पहले तो एक बात समझो, जो मल है ये मल एक क्षेत्र था। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मल क्या था? एक क्षेत्र था उत्तर प्रदेश में। अब मैं यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे क्लियर करता हूँ। ऐसे मानना, देखो मानना क्या, ऐसे था। ये जो मल है ये एक मल क्षेत्र था। किसमें? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ के आसपास का ये क्षेत्र था? उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र था कुशीनगर के आसपास का और देवरिया के आसपास का। तो कुशीनगर और देवरिया जो उत्तर प्रदेश राज्य में ही पड़ते थे, इनके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? मल कहते थे। समझ में आ गया पहला पॉइंट? तो ये क्लियर करना कि जो मल है वो आज के उत्तर प्रदेश में ही पड़ता था। किसके पास? कुशीनगर और देवरिया के पास। अब कुशीनगर और देवरिया 1994 से पहले एक ही थे। उत्तर प्रदेश के अंदर देवरिया के अंतर्गत ही कुशीनगर पड़ता था। 1994 में क्या करा? कुशीनगर को देवरिया से अलग कर दिया। तो अब ये उत्तर प्रदेश के दो जिले हो गए। इसके कुशीनगर और देवरिया आसपास में ही पड़ते हैं। तो कुशीनगर और देवरिया 1994 से अलग दो जिले बन गए। समझ में आ गया? तो एक हो गया कुशीनगर और एक हो गया देवरिया। अब जरा समझे, यानी इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर के ही, इनके क्षेत्र को मिलाकर बोला जाता था मल, बोला जाता था पहले के समय पे। तो मल के जो रहने वाले लोग थे उनको मल बोल दिया गया। जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं आपको उस क्षेत्र का लोग बोल देते हैं, तो मल के लोग हो गए। अब मल की दो राजधानी थी। मल की दो राजधानियां थी, यानी जो मल क्षेत्र था इसकी दो राजधानी थी। एक राजधानी थी बच्चों इसकी कुशीनगर, यानी कि जो मल क्षेत्र में लोग रहते थे उनमें वो आपस में बटे हुए थे। एक ने बांट रखी थी अपनी राजधानी कुशीनगर और एक मल ने अपनी राजधानी बना रखी थी पावा को। किसको? पावा को। यानी कि मल की दो राजधानी थी, एक थी कुशीनगर और एक थी पावा। तो कुशीनगर में रहने वाले कुशीनगर के मल और पावा में रहने वाले पावा के मल। अब आगे बात समझ में? तो मल कहाँ पड़ता था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? कुशीनगर और देवरिया के आसपास का जो क्षेत्र था, इन दो जिलों के आसपास का जो क्षेत्र था वो मल बोला जाता था। 1994 में देवरिया से ही हटाकर कुशीनगर को अलग बना दिया गया, तब से दो जिले हो गए। ये आधुनिक बात हो गई हमारी। और प्राचीन समय में इसको मल कहा जाता था। मल के अंदर एक था हमारी राजधानी इसकी कुशीनगर और एक थी इसकी राजधानी पावा। कई बार आता है पेपर में, कुछ मल की राजधानी क्या थी? तो कुशीनगर और पावा दोनों मल की राजधानी थी। अब मल मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कुशीनगर के मल अलग हो गए, पावा के मल अलग हो गए। और मल जो था ये कुशीनगर और देवरिया के आसपास का क्षेत्र था। आज ये दो क्षेत्र बन चुके हैं आधुनिक भारत के अंदर। आज ये दो क्षेत्र हैं, कुशीनगर अलग है और देवरिया अलग है। प्राचीन समय में इसके आसपास के क्षेत्र को मल कहते थे। मल की दो राजधानी थी, एक कुशीनगर और एक पावा। इसलिए हमने कहा कुशीनगर के मल और पावा के मल। क्लियर हुआ? देखो, मल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश किसके आसपास का क्षेत्र था? इन दोनों के। आज इन दोनों को अलग जिला बना दिया गया है। प्राचीन भारत में ये दोनों एक ही थे, इनके क्षेत्र को ही मल कहते थे। मल की दो राजधानियां थी, कुशीनगर और पावा।
इस तरीके से कुशीनगर के रहने वाले कुशीनगर के मल और पावा के रहने वाले पावा के मल, और ये दो क्या हो गए थे, गणतंत्र हो गए थे। कहाँ पर, बुद्ध काल में। तो एक गणतंत्र ये था और एक गणतंत्र ये था, तो कुल मिलाकर टोटल गणतंत्र हो गए 10। मैंने आपको कुशीनगर और पावा के बारे में भी अच्छे से बता दिया, मल के बारे में बता दिया और इनका क्षेत्र भी बता दिया। अब मैं आगे की जो मेरी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, और यहीं से हम पढ़ेंगे इस बिंबिसार को भी पढ़ेंगे, लिच्छवी को भी पढ़ेंगे, मैक्सिमम चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।